नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन माइंड्स में। कैसे हैं आप सब लोग? सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था और वर्ण के साथ साथ हमने स्वर के कुछ टाइप करे थे। स्वर हमने करा था मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, जिसमें हमने हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कर लिया था। तो नेक्स्ट अब आज हम लोग करेंगे व्युत्पत्ति, स्रोत और बनावट के आधार पर। तो शुरू करते हैं। व्युत्पत्ति, स्रोत या फिर बनावट के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो व्युत्पत्ति, स्रोत और बनावट के आधार पर स्वरों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे मूल स्वर। नंबर 1 पे इस पे आ जाते हैं मूल स्वर और दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं संधि स्वर। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है संधि स्वर। तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे मूल स्वर। मूल स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल स्वर को हम करते हैं। जो मूल स्वर है, मूल स्वर हमारे पास, मूल स्वर को हम शांत स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर को शांत स्वर भी बोलते हैं या फिर स्थिर स्वर भी बोलते हैं। शांत स्वर या फिर स्थिर स्वर भी कहते हैं। और ये हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं ये हमारे पास? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो ह्रस्व स्वर हैं वही हमारे पास मूल स्वर होते हैं। अ, ई, उ और री। तो ये 4 हमारे पास कौन से होते हैं? मूल स्वर या फिर शांत स्वर या फिर स्थिर स्वर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे संधि स्वर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं संधि स्वर। संधि स्वर। जो संधि स्वर है उनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो संधि स्वर है उसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसमें एक हमारे पास आ जाता है आता है दीर्घ। दीर्घ या फिर सजातीय दीर्घ स्वर या फिर सजातीय स्वर, या फिर हम इसको बोलते हैं सवर्ण स्वर, या फिर हम इसको बोलते हैं समान स्वर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? समान स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? जो सजातीय स्वर है या दीर्घ स्वर है, इसमें हमारे पास समान स्वर रहते हैं। समान मतलब स्वर और स्वर, जैसे हम संधि भी करते हैं अ और आ, अ और अ मिलकर आ बनाता है। तो जो दीर्घ स्वर है इसमें हमारे पास, या सजातीय स्वर, इसमें आता है आ, ई और उ। तो दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, फिर उसके दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरे दीर्घ, जो संधि स्वर है, संधि स्वर का जो दूसरा प्रकार है वो हमारे पास आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या फिर इसको हम बोलते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर या फिर अस्वरण, अस्वरण स्वर, या फिर हम इसको बोलते हैं असमान स्वर। असमान
स्वर। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं हमारे पास, इसमें विजातीय और विजातीय, मतलब विजातीय का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्वर। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के स्वर आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कौन से होंगे, विजातीय स्वर होंगे। तो विजातीय स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, इसको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं या फिर विजातीय स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, और ये 4 कौन कौन सी होती है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ए किससे मिलकर बनता है, ए मिलकर बनता है हमारे पास अ और ई से। तो देखो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं विजातीय स्वर या फिर संयुक्त स्वर। ऐ मिलकर बनता है अ प्लस ए से, ओ मिलकर बनता है अ प्लस ऊ से, और औ मिलकर बनता है अ प्लस ओ से। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास थे संयुक्त स्वर, जिनको जो डिवाइड किए गए हैं व्युत्पत्ति या फिर रचना या फिर बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, स्रोत और बनावट के आधार पर स्वर दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर को हम शांत स्वर भी बोलते हैं, स्थिर स्वर भी बोलते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है संधि स्वर। संधि स्वर को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आता है दीर्घ या फिर सजातीय, सवर्ण, समान स्वर। ये 3 प्रकार से होते हैं, आ, ई, उ। और उसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त स्वर, विजातीय, स्वरण या फिर असमान स्वर। ये अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो ये कितने हैं हमारे पास, 4, ए, ऐ, ओ, औ। ए मिलकर बनता है अ और ई से, ऐ मिलकर बनता है अ और ए से, ओ मिलकर बनता है अ और ऊ से, और औ मिलकर बनता है अ और औ से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट करेंगे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, अग्र, मध्य, पश्च। कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से। अग्र, दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य, अग्र, मध्य, और तीसरे नंबर पे आ जाता है पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। तो सबसे पहले हम करते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं हमारे पास, अग्र स्वर। देखो अग्र स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग किया जाता है, मतलब जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है हमारी वो आगे आती है। जैसे अग्र स्वर में, या फिर डेफिनेशन लिख लो पहले, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग काम करता है। जिसमें जीभ का कौन सा भाग काम करता है, अग्रभाग काम करता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, इसकी संख्या हमारे पास 4 होती है। जैसे कौन कौन से आएंगे अब इसमें, अगर हम बोलते हैं तो अ मध्य में रह जाता है, ठीक है। फिर आ पीछे चला जाता है पश्च में। फिर ई ई दोनों ही ई में जीभ का आगे वाला हिस्सा आता है, तो ई और ई हमारे पास अग्रभाग में आती है। ए, ऐ, ए और ऐ जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी हमारे पास जीभ में आगे आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं मध्य। मध्य स्वर, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में जीभ का जो मध्य भाग प्रयोग किया जाएगा, जीभ का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जाएगा, मध्य, मतलब जीभ हमारे मुंह के बीच में रह जाती है।
जीभ का मध्य भाग काम करता है। काम करता है तो इसकी संख्या एक ही होती है, सिर्फ अ है जो कि बीच में प्रयोग किया जाता है। इसकी संख्या सिर्फ एक है और इसमें मध्य स्वर में कौन सा आता है हमारे पास, सिर्फ अ ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में क्या होगा, जीभ का, पश्च का मतलब है पीछे, तो जीभ का कौन सा भाग काम करेगा, पीछे। जीभ हमारी कहाँ पे चली जाएगी, उच्चारण करते समय पीछे चली जाएगी। तो पश्च स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीभ का पीछे का भाग काम करेगा। जीभ का पश्च भाग काम करेगा। जीभ का पश्च भाग काम करेगा। तो इसमें हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें संख्या हो जाती है 5। पीछे एक तो आ, फिर ई तो ऊपर आ गया है, उ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर स्वरों को कितनी प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो कितनी प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में जीभ का आगे का भाग काम करेगा, मध्य में पीछे का मध्य वाला भाग काम करेगा और पश्च में पीछे वाला। अब देखो अगर हम इन सबको करते हैं तो अ बीच में रह जाता है, आ जीभ थोड़ी सी पीछे चली जाएगी, ई जीभ आगे आ जाती है तो अग्र में आ गई, उ जी फिर से पीछे चलेगी तो पीछे चली जाती है, पश्च भाग में आ जाएगा। ए ऐ जीभ आगे आ जाती है तो अग्र भाग काम करेगा। ओ औ जीभ पीछे चलेगी तो पश्च भाग काम करेगा। तो इसके साथ हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर। नेक्स्ट स्वरों को किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। सबसे पहले आ जाता है संवृत, संवृत, फिर आ जाता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, फिर आ जाता है विवृत, विवृत, और फिर आ जाता है अर्ध विवृत, अर्ध अर्ध विवृत। ठीक है, तो संवृत का मतलब होता है बंद, आप इसको बंद भी बोल सकते हो क्योंकि संवृत का मतलब क्या होता है, बंद, और विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का मतलब क्या होता है, खुला। तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मुख द्वार, मुख द्वार के आधार पर कि जो हमारा मुख द्वार है वो कितना खुलता है और कितना बंद रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से किस किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो जो सबसे पहले हम करते हैं तो जो आता है वो हमारे पास अर्ध विवृत में आता है। मुख द्वार में सिर्फ आधा ही खुलता है, तो किस में आ जाता है, अर्ध विवृत। आ जब हम बोलते हैं तो पूरा मुख द्वार खुलता है, तो आ किस में आता है, विवृत में आता है। फिर ई तो ई और ई हमारे पास मुख द्वार खुलता ही नहीं है, तो ये आ जाते हैं संवृत में। फिर उ और ऊ भी संवृत में ही आते हैं, उ उ संवृत में आ जाते हैं। फिर ए अर्ध संवृत में, ए किस में आ जाता है हमारे पास, अर्ध संवृत में। ऐ अर्ध विवृत में। ओ आता है अर्ध संवृत और औ आ जाता है अर्ध विवृत में, औ
अर्ध विवृत में। तो इस प्रकार मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। तो संवृत में आते हैं ई, ई, उ, उ, अर्धसंवृत में ए, ओ, विवृत में आ और अर्धविवृत में अ, ऐ, औ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की आकृति किस प्रकार से बनती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर, या ओठों की आकृति के आधार पर भी बोल सकते हैं। ओठों की स्थिति के, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब होता है गोला जब बनता है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जो वृत्तमुखी है मतलब जब हम किसी भी इसको बोलते हैं तो जो ओठों की आकृति है वो कैसे बनेगी? तो अगर गोला बनता है तो वो वृत्तमुखी में आएगा, अगर गोला नहीं बनता है तो वो अवृत्तमुखी में आ जाता है। ठीक है, जैसे अ में कोई गोला नहीं बनता है तो अ आ गया अवृत्तमुखी में। आ गोला नहीं बन रहा है, अवृत्तमुखी में। ई नहीं बन रहा है गोला, अवृत्तमुखी में। ई नहीं बन रहा गोला, अवृत्तमुखी में। उ में देखो लिप्स का शेप बन रही है, ठीक है, वृत्त की तरह पे, तो उ किस में आ जाएगा? वृत्तमुखी में। उ वृत्तमुखी में। फिर ऐ, ए ऐ शेप नहीं बन रही है गोले की तरह तो किस में आ जाएगा? अवृत्तमुखी में। ओ और औ वृत्तमुखी में। ओ शेप बन रही है, औ शेप बन रही है। तो ओठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, और मैंने बता दिए कौन कौन से किस किस में आते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके साथ स्वरों के प्रकार हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम व्यंजन करेंगे। व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है या फिर एमसीक्यू करने हैं या किस टॉपिक के एमसीक्यू करने हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।